हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछली बार हमने यार कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। इस बार भी हम जो है कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट के जो है न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो आप लोग अटेंटिव रहना, कॉपी पेन हाथ में लेकर के रहना, थोड़ा सा ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ऐसा है कि यार मान लो इस जगह पे मेरा एक चार्ज जो है फिक्स्ड है, ठीक है। एक क्यू चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज है। एक दूसरा चार्ज है जो कि मेरा फ्री है। क्यू चार्ज है फ्री टू मूव, या Q1 ले लो Q2 ले लो, इट इज फ्री टू मूव, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? A Q charge is fixed at a position and another Q2 charge is free to move and they are kept at a distance r1. They are kept at a distance r1. दोनों के बीच में जो दूरी है वो है r1 दूरी। फिर मैं क्या पूछ रहा हूं? What will be the velocity? What will be the velocity when this charge? What will be the velocity when this charge will be at some position r2 from Q1? जब ये चार्ज Q1 से R2 दूरी पर होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन मेरा ये है। एक चार्ज Q1 फिक्स्ड है, एक Q2 चार्ज जो कि फ्री टू मूव है, दोनों के बीच में R1 डिस्टेंस है, कुछ R2 दूरी पर इस Q2 चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग मारिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो करना क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यार जैसे जैसे ये डिस्टेंस मेरा बढ़ता जा रहा है, तो मेरी फोर्स कम होती जा रही है। सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि यार ये डिस्टेंस मेरा बढ़ता जा रहा है, तो मेरी फोर्स कम होती जा रही है। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन भी कम होता जा रहा है? मेरा एक्सेलरेशन भी घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगा। रफ्तार बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है लेकिन रफ्तार तो बढ़ेगी, v तो बढ़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या जानते हैं? फोर्स क्या होती है? K Q1 Q2 बाय किसी x दूरी पर, मान लो किसी x दूरी पर, मुझे नहीं पता, मैं किसी x दूरी पर मान के चल रहा हूं, तो कुछ x स्क्वायर फोर्स हो जाएगी मेरी K Q1 Q2 बाय सम x स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय सम x स्क्वायर। मैंने किसी x दूरी पे मान लिया कि मेरा चार्ज उस टाइम पे, उस मोमेंट पे कितनी फोर्स होगी। क्या इतनी फोर्स नहीं होगी? जब Q1 चार्ज x दूरी पर है Q2 के, तो फोर्स K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर होगी, ठीक है। अभी मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आऊंगा एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय mx स्क्वायर। इसका मास मान लो कि m है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय mx स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से गेम चालू होगा, क्योंकि मुझको वेलोसिटी पूछी जा रही है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का हम कुछ जानते हैं, हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जानते हैं। एक्सेलरेशन मेरा v dv by dx होता है, क्या ये बात आप लोग जानते हो? एक्सेलरेशन मेरा v dv by dx होता है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन मेरा क्या आया? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा एक्सेलरेशन K Q1 Q2 by mx स्क्वायर है और ये v dv by dx के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का कुछ ऐसा फॉर्मेट मुझे दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब बताओ खुद से कि जब ये r1 दूरी पर था तो इसकी वेलोसिटी क्या 0 थी? जब ये r1 दूरी पर था
तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी? और जब ये r2 दूरी पर आ जाएगा, जब ये r2 दूरी पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। जब ये कुछ r2 दूरी पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी और यही मुझे निकालना है। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दो। क्या v dv का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं v²/2 होता है, और यहां पे मैं डाल दूंगा 0 से v लिमिट, और k q1 q2 by m ये पूरा क्या कांस्टेंट नहीं है? k q1 q2 by m ये पूरा कांस्टेंट है। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। आई होप कि आप लोगों को 1/x² का इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। 1/x² का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, -1/x होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये v²/2 ये हो जाएगा मेरा k q1 q2 अपॉन m, और ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ठीक है। जैसे ये -1/x होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, r1 पहले आ जाएगा, r2 बाद में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको आंसर ही निकालना है सीधे। v² = 2k q1 q2 by m into 1/r1 - 1/r2। उसके बाद क्या मेरे को v दिख रहा है? v मेरा आ जाएगा रूट ऑफ या 2k q1 q2 अपॉन m 1/r1 - 1/r2 इस पूरे की पावर 1/2। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या आंसर समझ में आया? कैसे निकला है ये आंसर? ये मेरा आंसर है, ठीक है। समझ में आया? बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन के बाद हमने फ्लो बनाया कि किस फ्लो में हम सोच रहे हैं। मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं एक्सेलरेशन की तरफ गया, मैंने एक्सेलरेशन निकाला, फिर एक्सेलरेशन को मैं जानता हूं v dv/dx होता है। फिर उसके बाद तो मेरी मैथ्स चालू हुई, मैंने इंटीग्रेशन करा, सॉल्व करा। अब ये जो फॉर्मेट है, ये तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन का, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, तब मैं दोबारा ये क्वेश्चन लूंगा, तब हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर रहे होंगे, ठीक है। तब आपको इजी लगेगा। ये थोड़ा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, इसलिए आपको हो सकता है टफ लगा हो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से ही होगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई पहले से देखा है तो। एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। इससे घबराए नहीं, ये लैम्डा देख करके घबराए नहीं, इसके बारे में आगे बात होती है डिटेल में, ठीक है। हम जानते क्या है, देखो होता क्या है मैं बता देता हूँ। Q चार्ज जो है वो पूरी L लेंथ पे फैला हुआ है ना। Q चार्ज पूरी L लेंथ पे फैला है तो Q/L को हम लैम्डा बोल देते हैं, ठीक है। Q चार्ज पूरी L लेंथ पे फैला हुआ है तो Q/L को हम लैम्डा बोल देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि यार पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली इस L लेंथ की रॉड पे फैला हुआ है, ठीक है। Q चार्ज इस L लेंथ की रॉड पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ठीक है। चलिए ये रॉड L लेंथ की है, यहां से A दूरी पर एक Q चार्ज रखा है, ठीक है, एक Q चार्ज रखा है। मुझे बताना है कि इस Q चार्ज पे फोर्स कितनी होगी। फाइंड आउट द फोर्स ऑन Q चार्ज ड्यू टू रॉड। क्वेश्चन समझ में आया? एक रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ L है, कुछ A दूरी पर इस रॉड से ये रखा हुआ है और चार्ज मेरा Q, ठीक है। मुझे फोर्स बतानी है इस Q चार्ज पर इस रॉड की वजह से, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए। देखो
अब होगा कैसे, होगा कैसे? अब हमने फोर्स का फॉर्मूला जो जाना है, वो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या पॉइंट चार्ज के लिए ही जानते हैं कि भाई Q1 और Q2 दो ऐसे पॉइंट चार्ज रखे हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है मैं वो फॉर्मूला डाल करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया ये बात? बहुत इजी सिंपल सी बात है। लेकिन इधर तो पूरी एक रॉड है जिसपे चार्ज फैला हुआ है। जैसे मान लो ये पूरा मार्कर है, इस पूरे मार्कर पे Q चार्ज फैला हुआ है, तो इसको मैं एक पॉइंट थोड़ी मान लूंगा, इसको एक पॉइंट थोड़ी मान लूंगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार इसको सेंटर ऑफ मास मान करके कि पूरा चार्ज इसके सेंटर पे है, वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार इस L लेंथ पे पूरा Q चार्ज फैला है मान लो, तो मैं उस पूरे Q चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे मान लूंगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि इसको L/2 मान लो, ये A है तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, मान लिया कि सेंटर पे आ गया पूरा चार्ज, तो मैं क्या लिख दूंगा लैम्डा अपॉन L इंटू Q डिवाइडेड बाय L/2 प्लस A इसका स्क्वायर। जो लोग ये सोच रहे हैं ना फोर्स का फॉर्मूला, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, समझ में आया क्यों गलत है? और लैम्डा बाय L नहीं, लैम्डा इंटू L। जो लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास जैसी कोई चीज होती है लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती, सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। अब करना कैसे है? करना हमको ये इंटीग्रेट करके ही पड़ेगा। ठीक है, करना हमको ये इंटीग्रेट करके ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन का क्यों यूज है ये समझ में आया इस क्वेश्चन में? हम पूरी लेंथ को एक पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, दूसरा सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि मान लो यहां से x दूरी पर एक dx थिकनेस का मेरा एलिमेंट है, q चार्ज से x दूरी पर एक मैंने dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस dx थिकनेस के एलिमेंट की वजह से एक df फोर्स लगेगी, df फोर्स लगेगी, df। वो df फोर्स क्या होगी? अब उस df फोर्स को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इस dx एलिमेंट के अंदर का चार्ज पता होना चाहिए, कितना चार्ज है। ये कुछ dq चार्ज होगा, ये कुछ dq चार्ज होगा। ठीक है, अब मुझे ये dq चार्ज तो बताओ पहले, तब तो मैं फोर्स निकालूंगा। मुझे dq चार्ज बताओ, तो ये dq चार्ज कैसे निकलेगा? देखो, क्या मैं लैम्डा इंटू dx नहीं बोल सकता इसको? लैम्डा इंटू dx, लैम्डा का मीनिंग क्या बताया था कि L लेंथ पर q चार्ज फैला हुआ है, तो dx लेंथ पे कितना फैलेगा? क्या q/l इंटू dx नहीं फैलेगा? और q/l को तो लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा इंटू dx हो गया कि नहीं हो गया? L लेंथ पर q चार्ज है, dx लेंथ पर कितना होगा? q/l इंटू dx, और q/l को लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। लैम्डा इंटू dx क्यों होगा? ठीक है, चलिए अब लैम्डा इंटू dx मुझे क्या मिल गया? मुझे dq मिल गया। अगर मुझे dq मिल गया तो अब तो df निकालना आसान है। अब तो मैं लिख दूंगा k q इंटू लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय, ये लेंथ कितनी है दोनों के बीच में? ये लेंथ कितनी है? ये एक्स स्क्वायर है, लेंथ एक्स है, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये df आ गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट क्यों? क्योंकि ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट हैं, और उन सारे एलिमेंट को जब मैं लूंगा तभी तो मेरी ये रॉड कंप्लीट होगी। समझे? ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैंने एक एलिमेंट लिया, उस पे एनालिसिस कर रहा हूं, उसको एनालाइज करके फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा ताकि ये छोटे 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 सारे ऐड हो जाए और सारों का रिजल्टेंट मेरे पास आ जाए। ठीक है, अब मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो मेरे को f दे देगा। अब इसकी लिमिट डालो, इसकी लिमिट क्या होगी? जब बिल्कुल पहला वाला एलिमेंट है, जब बिल्कुल यहां पे जो मेरा एलिमेंट होगा बिल्कुल पहला, वो कितनी दूरी पर है? क्या वो a दूरी पर नहीं है? जो पहला एलिमेंट है वो a दूरी पर है। और खुद सोचो जो आखिरी एलिमेंट है, मुझे यहां से यहां तक के सारे पॉइंट चार्जेस चाहिए, सारे dq चाहिए, तो यहां से यहां तक मैं पूरा चाह रहा हूं ना मेरी पूरी रॉड कवर हो। तो ये जो पहला पार्ट है ये मेरा a दूरी पर है, और जो ये आखिरी पार्ट है ये मेरा a प्लस l दूरी पर है, a प्लस l। ठीक है, लिमिट समझ में आई कि नहीं? अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो ये तो सिंपली f
इज इक्वल्स टू के क्यू लैम्डा बाहर, के क्यू लैम्डा बाहर 1/x² का इंटीग्रेशन अभी बताया है -1/x। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा 1/a - 1/a + l, ये मेरी फोर्स आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन, मतलब फोर्स का मेरा आंसर क्या आएगा के क्यू लैम्डा इंटू 1/a - 1/a + l। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी टफ था क्या, बिल्कुल नॉर्मल। ये नोट डाउन करो। अब ऐसा ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ठीक है, सेम ऐसा ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अभी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन करा सेम ही चीज अगले क्वेश्चन में आएगी, लेकिन थोड़ा सा और लॉजिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कुछ ऐसे मेरा आर्क है। ठीक है, कुछ भी आर्क है ऐसा। मान लो कि ये अल्फा एंगल है। ठीक है, अल्फा मुझे नहीं पता, अल्फा कुछ भी मेरा आर्क है जिसका अल्फा एंगल तक का मेरा ये सेक्शन है। ठीक है, इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, सेम ही चीज है। मुझे क्या बताना है बताओ। मेरा यहां पर एक चार्ज रखा है Q0, मेरा यहां पर एक सेंटर पर चार्ज रखा है Q0, और वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q0, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0। ठीक है, चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं। चलो, अब फिर से एक बार सोचो कि ये पूरी लेंथ है, चार्ज पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं नहीं जानता ऐसा कोई फॉर्मूला जो एक बार में मुझे निकाल के दे दे। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे Q0 पर फोर्स मिलेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी थीटा एंगल पर, कुछ थीटा एंगल पर एक d थीटा थिकनेस का एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, समझ में आया? मतलब मैंने थीटा एंगल पर एक d थीटा थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब ये एलिमेंट मेरा कुछ dq होगा, आई डोंट नो। थीटा पर d थीटा थिकनेस का एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब मुझे बताइए, क्योंकि चार्ज तो पूरी लेंथ पे फैला हुआ है, पूरी लेंथ पे, तो मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है ना। अब मुझे ये लेंथ चाहिए सबसे पहले तो, कि ये जो d थीटा वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी है। और हम क्या जानते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि ये लेंथ हमारी एक फॉर्मूले से निकल सकती है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मुझे इसमें चाहिए क्या, आर्क की लेंथ चाहिए। ये जो मेरी लेंथ है आर्क की, तो आर्क की लेंथ कैसे आ जाएगी मेरे पास, इसका रेडियस मान लो कि r है। ठीक है, इसका रेडियस मान लो r है, तो r इंटू डी थीटा नहीं हो जाएगी क्या? क्या मुझे ये लेंथ मिली है, ये dq वाली, ये जो ये लेंथ है r की, आर्क, ये आर्क की लेंथ मेरी r इंटू डी थीटा नहीं हो जाएगी, r इंटू डी थीटा। तो मुझे इस लेंथ को मिल गई। अब ये लेंथ मिल गई, तो अब मैं dq चार्ज निकाल सकता हूँ। ये मेरा dq चार्ज जो होगा वो होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, मतलब लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत एक स्टेप हो गया। पहला स्टेप आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मुझे डी क्यू निकालना है, तो मुझे लेंथ चाहिए। अगर मुझे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो मुझे लेंथ चाहिए ना सबसे पहले।
तो मैंने लेंथ निकाली, लेंथ निकालने के बाद मैंने डी क्यू निकाला। अब डी क्यू सॉल्व हो गया, अब फोर्स निकालना मुश्किल नहीं है। अब देखो ये कुछ ऐसा बन गया कि यहाँ पे मेरा कुछ क्यू नॉट चार्ज रखा है और यहाँ पे मेरा डी क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मेरा डी क्यू चार्ज है। ये लेंथ तो अपन जानते हैं कि ये सर्कुलर आर्क है तो रेडियस ही होगी, लेंथ तो आर ही होगी, लेंथ तो रेडियस ही होगी। तो अब मेरे लिए डीएफ फोर्स लिखना मुश्किल नहीं है, अब डीएफ फोर्स लिखना मुश्किल नहीं है। अब डीएफ फोर्स तो मैं लिख दूंगा। डीएफ फोर्स कैसे लिख दूंगा मैं, देखो के क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। क्या यही मेरी डीएफ फोर्स हो जाएगी? क्या यही मेरी डीएफ फोर्स हो जाएगी? लेकिन अब ट्विस्ट है इस गेम में, इस गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा कंपोनेंट वाली बात का ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा कंपोनेंट वाली बात का ट्विस्ट है। अगर मान लो ये मेरा डी क्यू है तो इसकी फोर्स कुछ इधर होगी, ठीक है। अब ऐसे मेरी फोर्स कुछ इधर है, इधर वाली, जब मैं इधर वाला डी क्यू लूंगा, जब इधर वाला मेरा डी क्यू होगा तो इसकी फोर्स कुछ इधर होगी, ठीक, इसकी फोर्स कुछ इधर होगी। समझ में आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि यार इधर वाला मैंने डी क्यू लिया तो इसकी फोर्स कुछ इधर है, इस डायरेक्शन में, और जब मैं उधर वाला डी क्यू लूंगा तो उसकी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इनके कुछ कुछ कंपोनेंट आएंगे, सही बात है, लॉजिकली सोचो, कुछ कुछ कंपोनेंट आएंगे कि भैया इसका साइन थीटा कुछ आएगा, फिर इसका कॉस थीटा कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें इसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, हमें इसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो समझो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? हमें इसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। तो हमारा कंपोनेंट देखो कैसे बनेंगे, कुछ डीएफ कॉस थीटा होगा और कुछ डीएफ साइन थीटा भी होगा, समझ में आया? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट भी आएगा इसका और इसका साइन थीटा आएगा। अलग अलग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, हो सकता है कुछ कैंसिल ना हो। भाई देखोगे ना, जब अभी मैं बताऊंगा पूरा एग्जांपल, तो जब इसका पाई लेंगे ना पूरा कंप्लीट सेमी सर्कल, तो cos थीटा वाला 0 आता है। लॉजिकली सोचोगे तो हाँ, इसका cos थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक जनरल एंगल लिया अल्फा। एक जनरलाइज्ड वे में अगर मुझे पहले पता चल जाए तो फिर तो मैं किसी भी एंगल के लिए निकाल ही लूंगा, चाहे वो क्वार्टर पूछा जाए चाहे वो सेमी सर्कल पूछा जाए, है कि नहीं। तो पहले अपन एक जनरल एंगल के लिए दोनों चीजें निकालते हैं। जब डीएफ कॉस थीटा बोला जा रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, के क्यू नॉट लैम्डा आर कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, चलो एक आर कैंसिल कर दो, ठीक है, ऊपर से एक आर गया नीचे एक आर बचा है, ठीक है। और इस वाली साइड पे क्या आएगा, के क्यू नॉट लैम्डा साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब क्या सिंपली इनका इंटीग्रेशन करना बचा है, अब मुझे कोई और दिमाग नहीं लगाना, अब मेरा सिंपल इंटीग्रेशन बचा है। अब मैं कुछ नहीं, इनका इंटीग्रेशन करूंगा और मेरे को दोनों कंपोनेंट्स की फोर्स मिल जाएगी। मुझे cos थीटा कंपोनेंट की भी फोर्स मिल जाएगी और मुझे sin थीटा कंपोनेंट की भी फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट सोचो, जब मेरा ये एंगल मिनिमम पोजीशन पे होगा, मतलब कि यहां पर है, क्योंकि पहला एलिमेंट इसका यहां पर है ना, पहला एलिमेंट इसका यहां पर है और आखिरी इसका यहां पर है, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो जीरो एंगल पे होगा, क्योंकि मेरा थीटा देखो, अभी थीटा कुछ ऐसे है, जब ये थीटा खिसकता खिसकता जीरो पर आएगा, जीरो पर आया तो इसका पहला एलिमेंट मिल गया मेरे को यहां वाला, और जैसे ही ये चीज ऊपर घुस गई, चल 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 पूरा कवर कर लिया, यहां तक आ गया, पूरी मैंने सेमी सर्कुलर आर्क कवर कर लिया और मैं यहां तक आ गया, तो इसका बेस से एंगल अल्फा है कि नहीं है, तो इसका जो लास्ट पोजीशन है वो तो अल्फा तक कवर कर रहा है और जो स्टार्टिंग है वो जीरो से कवर कर रहा है, तो मेरे को लिमिट मिल गई जीरो से अल्फा दोनों के लिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपल, तो देखो इंटीग्रेशन इसका आता है के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। क्या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, साइन थीटा में लिमिट डालूंगा मैं
तो साइन अल्फा माइनस साइन 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे, इसमें आएगा मेरा के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, माइनस बाहर निकाल लो चाहो तो, कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, ठीक है। ये हो गया जनरलाइज्ड वे। अब एक जनरल वे है, ठीक है। अब ये एक जनरल मेरे निकल गए दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है, जनरल कंपोनेंट निकल गए। अब मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको इसको सेमी सर्कल के लिए भी बताऊंगा। अब देखो सेमी सर्कल के लिए कैसे है, सेमी सर्कल के लिए कैसे है। दोनों कंपोनेंट समझ में है ना, cos थीटा कैसे निकला है, sin थीटा कैसे निकला है। अब देखो सेमी सर्कल है मान लो, ठीक है, ये मेरा सेमी सर्कल है, मतलब एंगल कितना हो गया, पाई, पाई एंगल हो गया। अब खुद देखो, जो मेरा वहां अल्फा था वो मेरा यहाँ पाई है, जो मेरा वहां अल्फा था वो मेरा यहाँ पाई है। तो जब मैं साइन पाई डालूंगा तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0, साइन 0 0, तो मेरा cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या 0 नहीं आएगा। इसके लिए मेरा cos थीटा कंपोनेंट 0 आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए देखो साइन थीटा कंपोनेंट के लिए, साइन थीटा के लिए देखो तो cos पाई और साइन 0 कितना हो रहा है, ये मेरा -1, ठीक है, -1 cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1, -1 माइनस -1 तो -2, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा कंपोनेंट के लिए मेरे पास आ जाएगी 2kq1 2kq0 लैम्डा बाय r, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे। अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो इस पर मेरी जो फोर्स लगेगी वो cos थीटा कंपोनेंट तो 0 हो रहा है, और साइन थीटा कंपोनेंट जो हो रहा है वो इतना फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी फोर्स हो जाएगी। अब देखो लॉजिकली देखो डायग्राम से, जब मैंने कोई Q0 इधर से उठाया, ठीक है, इधर से, तो मेरी फोर्स कुछ इधर हुई, और जब मैंने कोई Q0 इधर से उठाया तो मेरी फोर्स कुछ इधर हुई, ठीक है। अब ये भी एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक, सिमेट्री। अब ये f cos थीटा इधर दे रहा है और ये f cos थीटा इधर दे रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, और सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा, नीचे दोनों का साइन थीटा आ रहा होगा और वही ऐड हो रहा होगा। तो ऐसे कितने सारे हैं ना जाने, ठीक है, कितने सारे हैं, उन सबका cos थीटा कंपोनेंट मुझे कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो खुद ब खुद cos थीटा कंपोनेंट 0 आया है, खुद ब खुद cos थीटा कंपोनेंट 0 आया है। जब sin थीटा लिया है तो sin थीटा देखा तो ऐड हो गया, देख लो sin थीटा ऐड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये तो जो मैंने बता दिया ना कि sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos 0, ये जनरलाइज्ड वे है, जनरल वे। कोई भी किसी भी एंगल का आर्क दे दे तो सीधे वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, मैं समझ गया, लेकिन टफ करेंगे तभी तो जाके एडवांस में समझ पाएंगे, एडवांस कर पाएंगे। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है कि ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे मेरा एक चार्ज है Q और यहाँ पे मेरा एक चार्ज है Q, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रिंग से हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और मुझे क्या बताना है, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए
इस क्यू चार्ज की, ताकि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। मिनिमम वेलोसिटी इस क्यू चार्ज की, ताकि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। सोचो थोड़ा, यूसीएम इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंक्लूडेड है। आपको पता होगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। चलिए मान लो मास m है, रेडियस a है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है इसको सॉल्व करने की, कंडीशन क्या होती है? जब भी मेरा ऐसा आ जाता है कि यार मुझे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो क्या, अगर मान लो कि ये पोजीशन C है, ये पोजीशन C है, तो कंडीशन तो ये हो जाती है फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि मेरी जो टेंशन एट सी है शुड बी ग्रेटर देन 0। टेंशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए मेरी, ठीक है, मेरी टेंशन सी पर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक मेरी टेंशन आ गई, यहां पे मेरी स्ट्रिंग स्लैग नहीं करी, स्लैग कर जाएगी तो पूरा सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, स्लैग नहीं करी तो कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है, अब तो सिर्फ मुझे टीसी लिखना है, सिर्फ मुझे टीसी लिखना है, ठीक, टेंशन एट सी, ठीक है। तो टेंशन एट सी मेरा होगा, एक मिनट मुझे भी चेक कर लें, तो टेंशन एट सी हमारा क्या होगा, टेंशन एट सी हमारा होगा, देखो, तो मैं टेंशन एट सी लिख दूंगा mv²/r, जो कि हमारे सर्कुलर मोशन की वजह से आएगी, प्लस हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कितनी है, k q²/r की जगह a लेना है, a², ठीक है, माइनस हमारा क्या mg रहेगा, क्योंकि इसका जो मास है वो जब ऊपर गया, ठीक है, यहां, तो इस पे नीचे की तरफ तो mg लगेगी, तो वो मेरे को माइनस करनी पड़ेगी mg, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि ये जो v है, ये जो v है, इस v को हम कैसे हटाएं, ठीक है, इस v को हम कैसे हटाएं, इस v को हम कैसे हटाएं, क्योंकि मुझे u के टर्म्स में निकालना है, मुझे u चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी तो मैं शुरू करूं, तो मुझे तो ये u चाहिए ना। अब इस v को इन टर्म्स ऑफ u लिखना है, सबसे बड़ा चैलेंज यही हो गया, मैंने इतना तो लिख दिया, अब मुझे सबसे बड़ा चैलेंज सॉल्व करना है v इन टर्म्स ऑफ u। तो वो कैसे सॉल्व होता है, वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है, वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो भी थोड़ा काइनेमेटिक अपना मैकेनिक्स की तरफ हो गया, मैकेनिक्स की तरफ हो गया, अब वो लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम वो देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन, और ये मेरे किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। आप देखो ना, मेरा जो चार्ज बनेगा वो ऐसे कुछ आएगा, इस पर mg इधर लग रहा है, fe इधर लग रहा है, और टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है। अब खुद सोचो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो 0 है, वर्क डन उसका 0 होगा, क्यों, परपेंडिकुलर। सेम विद टेंशन, टेंशन का वर्क डन भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट ये परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर कर रही है, देखो मूवमेंट इसका ऐसे है, तो हमेशा ये फोर्स परपेंडिकुलर है। बची क्या, सिर्फ mg, बची क्या, सिर्फ mg, सिर्फ ये mg बच रहा है, mg बच रहा है। अब वर्क डन बाय mg लिखना है, वो क्या होता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, -2mgr, ठीक है, -2mg इंटू r, खुद सोचो, ये रेडियस तो 2r हो गया, ठीक है, तो -2mgr, r a है, और ये मेरा किसके इक्वल है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। मुझे v को इन टर्म्स ऑफ u लिखना है, तो क्या ये मुझे दिख रहा है ऐसे, -4
तो 2 को इधर ले लो, -4mga इज इक्वल्स टू mv², mm कैंसिल हो गया, m ने m को मार दिया, सारे m खत्म, तो -4ga इज इक्वल्स टू v² माइनस u², v² माइनस u²। अब क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूंगा u² माइनस 4ga इज इक्वल्स टू v², तो v क्या आ जाएगा, रूट ऑफ u² माइनस 4ga, रूट ऑफ u² माइनस 4ga, ये मेरा v आया है। अभी मेरा सिर्फ v आया, अभी मेरा सिर्फ v आया। अब मुझे इस v की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है, क्या, हमारा u। ठीक है, चलो तो TC की जगह पे हम लिखेंगे, तो देखो ये चीज हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, या फिर v² है ना, ठीक है, तो m u² माइनस 4ga डिवाइडेड बाय a प्लस kq² बाय a² माइनस mg, तो ये हमारा आ गया m u² बाई a माइनस 4mg प्लस kq² बाई a² माइनस mg, तो ये हमारा आ गया m u² बाई a प्लस kq² बाई a² माइनस 5mg। ठीक है, ये हमारी टेंशन आ गई, ये हमारी क्या आ गई, टेंशन एट C। अब कंडीशन के हिसाब से टेंशन एट C शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टेंशन एट C शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस चीज को क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आपका आंसर आपको आता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा, देखो m u² बाई a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg माइनस kq² बाई a², और a को उधर भेजो, m को इधर भेजो, तो u² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5ga माइनस kq² डिवाइडेड बाय ma, kq² डिवाइडेड बाय ma, तो हमारा u जो आ जाएगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5ga माइनस kq² बाई ma, इसकी पावर 1/2। ठीक है, देखो देखो समझ में आया, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अच्छा खासा चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब जान करके हैरानी हो जाएगी कि ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस, जो उस टाइम पे आईआईटी जेई होता था, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये आईआईटी जेई का, आईआईटी जेई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, आपको ये चीज दे रखी है, आपको यूसीएम अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा करना होता है तो पूरा करने के लिए टेंशन एट सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है, वो होनी चाहिए, तभी तो वो पूरा सर्कुलर मोशन कर पाएगा। ऐड क्या हुआ इसमें, इसमें ऐड ये हुआ कि एक ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक्स्ट्रा ऐड अप हो गई, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक्स्ट्रा ऐड अप हो गई, कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे फिजिक्स का काम खत्म हो गया। ठीक है, एक लाइन और फिजिक्स की रिलेटेड है जो कि आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे ही आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दिया, फिर आपकी मैथ्स चालू हो गई, फिर आपकी मैथ्स चालू हो गई, मैथ्स चालू हो करके हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू क्या आई हमारी, v² की वैल्यू है u² माइनस 4ga, वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट करी क्योंकि हमें चाहिए ही इनिशियल वेलोसिटी, हमें चाहिए ही इनिशियल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए। फिर हमने जब इधर सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जब हमने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी कंडीशन सॉल्व करने के बाद हमको u मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 5ga माइनस kq² बाई m इंटू a। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है आईआईटी जेईई का, जो कि सब्जेक्टिव में पूछा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन एक बार में मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, मैं भी नहीं समझ पाया था एक बार में, तो ठीक है,
आपको समझना है, एक बार देखो, फिर रिपीट करके दोबारा देखो, नोट्स में अच्छे से लिख लो ताकि समझ में आता रहे, ठीक है। तो रिवीजन करो, रिवीजन करते चलो क्वेश्चंस। अब तो लगाना चालू कर दो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वो लगाना चालू कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लगभग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते कवर करते हैं वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की, वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, वेल डन गाइस।